दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक और साथ ही साथ सहायक स्तर थर्ड आपका जो मुख्य परीक्षा है, इसकी टो श्रृंखला जो मार्केट में आ चुकी है, जिसमें कुल 10 प्रश्न पत्र दिए गए हैं और विथ OMR सीट भी दिया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इसका प्रश्न पत्र फर्स्ट, जिसमें आपका ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। और यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। कुल प्रश्नों की श्रृंखला जो होगी वो 100 की होगी। इसमें आपके GS पोर्शन, कंप्यूटर पोर्शन और आपका रीजनिंग का पोर्शन और ये हिंदी का पोर्शन, सारे पोर्शन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न पत्र देखते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो दोस्तों ब्रज भाषा है, पाली है, खड़ी बोली है और प्राकृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है जो पाली भाषा है, ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है लिपि किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है अंकित करने को कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं, बोलने के तरीकों को कहते हैं या चित्रों को कहते हैं। तो दोस्तों लिपि किसे कहते हैं ये पूछा गया है, और लिपि कहते हैं जो लिखित ध्वनियाँ होती हैं, जो संकेत होते हैं, उनको लिपि कहते हैं। अगर देखा जाए तो भाषा में उच्चारित जो ध्वनि रूप होते हैं, अर्थात दृश्य रूप देखने के लिए लिपि का विकास होता है, और लिपि संबंधित भाषा का प्रतीक, चिन्हों, वर्णों, अक्षरों को आकार देते हैं। जैसे कि माना जाए तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है और जो हिंदी वर्णमाला का आकार देती है। तो इसका सही उत्तर आपका लिखित ध्वनि संकेतों को हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाणों के एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो दोस्तों बाणों की जो आवृत्ति होती है एक से अधिक बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार में होती है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें है। तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिमान शब्द में समास है। तो दोस्तों प्रतिमान शब्द जो है ये अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। 6वां नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों उचित जो विराम चिन्ह होगा वो अल्प विराम होगा। और अल्प विराम अगर देखा जाए तो आपका इस तरह होता है। तो अल्प विराम जो है एक इसका सही उत्तर होगा। और इस चिन्ह का प्रयोग जब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ठहराव, विराम या ठहराव, अर्थात थोड़ा रुकना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। अन्वय है, किंचित है, तद्रुप है या नीरस है। तो दोस्तों स्वर संधि का जो उदाहरण है वो आपका अन्वय है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति और पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वो कार्यालय आदेश के माध्यम से दी जाती हैं। कार्यालय आदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कारक के भेद हैं। तो कारक के भेद कितने हैं, क्या 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो दोस्तों कारक के भेद की अगर बात करें तो कुल 8 कारक के भेद हैं। कितने हैं, 8 भेद कारक के माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और संस्कृत के 6 कारक माने जाते हैं। तो आपके कारक कुल 8 माने गए हैं और संस्कृत के 6 माने गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यह अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो अगरबत्ती की सुगंध से ये थकावट दूर हो गई। इसमें दोस्तों जो काल है ये पूर्ण भूत काल है।
तो पूर्ण भूतकाल आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है पूर्ण भूतकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान से क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल होता है। तो क्रिया का जो जिस रूप में वर्तमान क्रिया का संदेह का बोध होता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। तो संदिग्ध जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो यह वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो ये दोस्तों इसका प्रकार 2 प्रकार से होता है। 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न दिया है 13, क्रिया के मूल को कहते हैं। क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर है, यह कछुआ धर्म और मारे मोहि उठाव किसकी रचना है? तो ये दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अन्य रचनाएं भी इनकी हैं और इसमें है उनसे कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ये सभी रचनाएं अलग रचनाएं हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। तो इस वाक्य में विधेय की बात करें तो बहुत अच्छा चित्रकार है, ये आपका विधेय हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? तो जो युग्म गलत है वो दोस्तों आगरा और बिगरा है। आगरा और बिगरा जो है, आगरा का विलोम दुराग्रह होता है। आगरा का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुराग्रह होता है। दुराग्रह होता है, जबकि इसमें क्या दिया गया है? इसमें विग्रह दिया गया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, अमीय का हलाल, ये सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि आगरा का ये क्या होता है? आगरा का दोस्तों हो जाता है अनुग्रह और इसमें विग्रह दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 17 नंबर है। इसमें कहता है कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। तो पर्यायवाची समूह चयन करना है। इसमें पतोहू है, बहू, बधू, पुत्र, वधू, ये सभी एक ही को कहा जाता है। पत्र, पत्थर, पत्र, पन्ना, ये सब अलग अलग हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, पतोहू, बहू, पुत्र, वधू, ये सभी समान हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 18 नंबर, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? पहला तो कृतवाच्य है, ये आपका पहला कृतवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा दोस्तों है भाववाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य है। तो ये 3 कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। यह है कपट और कपाट का क्या अर्थ है? तो कपट जो है ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। धोखा, छल, दंभ, मक्कारी, ये सब कपट का अर्थ होता है। और कपाट का होता है ये संज्ञा जो है पुल्लिंग शब्द है। इसका मतलब होता है किवाड़ी, यानी जो दरवाज़ा होता है, द्वार होता है, पट होता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका धोखा और दरवाज़ा, धोखा और दरवाज़ा इसमें दिया गया है और यही हो जाएगा। एक कपाट का आपका धोखा हो जाएगा, कपट का, और कपाट का दरवाज़ा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। उपसर्ग की बात की जा रही है और किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो है उपसर्ग जो आपका होता है पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर कहता है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश बताना है। तो रेखांकित इतना किया गया है, लंका का राजा रावण, ये रेखांकित किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है और सर्वनाम पदबंध है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? तो ये दोस्तों संज्ञा पदबंध है। लंका का राजा रावण यहाँ बहुत विद्वान था, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं 22 नंबर। इसमें दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। और 23 नंबर कहता है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण जो होता है ये आपका आ से लेकर के और आ, का, खा, गा, अंगा, हा, ये विसर्ग है और कंठ वर्ण है।
तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो बी ऑप्शन है ये इतना क्या हो जाएगा, ये आपका कंठबढ़ हो जाएगा। ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर है। 24 नंबर कहता है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, पूछा गया है। तो ये दोस्तों जा है, ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। यह बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है चकित, देखने रहना और विपलक या निर्निमेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्निमेष। निर्निमेष आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपठित गद्यांश दिए गए हैं, गद्यांशों के आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसमें आपके 26 से लेकर 30 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो गद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश में दिया गया है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाएं, वहाँ की सुख चैन और ज़िंदगी बसर करें और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप, सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की तथाकथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधियों और अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार, उनके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अब दोस्तों आगे बात करें तो अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहना ही क्या, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर यही हाल है। इसमें उन बच्चों को उतना दोष नहीं है और ना ही विदेश भेजने वाले अभिभावक ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई हो और पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रहने वाले ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर उसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर के बसना नहीं चाहते और बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जगहंसाई के डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते। बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 26 नंबर। यह है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेशों में क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सफल तर्क कौन सा लगता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ये कहता है माँ बाप की गरीबी दूर करने एवं उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने के लिए जाते हैं। बी ऑप्शन कहता है बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से जाते हैं। और सी ऑप्शन कहता है कि अपने पड़ोसियों पर रौब गांठने के उद्देश्य से जाते हैं। या डी ऑप्शन में दिया गया है माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में कहा गया है कि माँ बाप का सपना पूरा करने और सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। फिलहाल इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 देखते हैं। यह विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। तो ऑप्शन ये कहता है कि बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण है। बी ऑप्शन कहता है गरीबी और अभावों के कारण है। और सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो सी ऑप्शन क्या कहता है। सी ऑप्शन इस प्रकार दिया है, भाग्य और अपनी भविष्यता का खेल समझकर या जगहंसाई से बचने के लिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ये जगहंसाई से बचने के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर कहता है बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। उसके लिए कौन दोषी है। ऑप्शन ये कहता है कि पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ
विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप हैं। या ऑप्शन बी कहता है माता पिता को बिना बात का कष्ट और जिद है और 2 पीढ़ियों का अंतराल है, या नए माहौल में नए देश में बसने वाले बच्चे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 पीढ़ियों का जो अंतराल होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन, सबसे पहले देख लेते हैं, बच्चे के खान पान पर एतराज़ करते होंगे, या विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते होंगे। सी ऑप्शन कहता है बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे, या बच्चों से पैसे मांगते होंगे। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान और पहनावे, चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की बात कर लेते हैं। तो यह है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क बताना है कि कौन सा तर्क जो है सबसे प्रबल है। तो ये ऑप्शन ये है, बच्चों के माँ बाप, अधूरे संस्कार, बच्चों के मन में बचपन और माँ बाप द्वारा बोए गए सपने, या विदेश में जा बसे बच्चे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अधूरे संस्कार। अधूरे संस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, जो कि आपका कैलकुलेटिव है। तो यह दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम आपका इस प्रकार है, 46 से 41 घट के हो रहा है, अर्थात -5 घट रहा है। 41 से 35 -6 घट रहा है। 35 से 30 -5 घट रहा है। इसी प्रकार जब एक -5 -6 -5, तो इस बार -6 घटेगा, यानी कि 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, और 24 में से जब 5 निकलेगा तो यानी 5 निकलेगा तो 19 हो जाएगा। 19 से 5 निकलेगा तो 13 हो जाएगा। 6 निकलेगा तो 13 हो जाएगा। तो ये आपका 24 आ जाएगा। और 24 जो दिया गया है ये ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज की अगर बात करें तो एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया। इसी प्रकार एक त्रिभुज आपका ये हो जाता है, और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो जाता है। ये आपका 2 त्रिभुज हो गए, और ये अब 3 त्रिभुज हो गए। तो 1 + 3 हो गया। और 2 फलक वाले अगर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ये 4 हो जाते हैं, +4 हो गया। तो 3 4 3 7 1 8, कुल मिला के 8 त्रिभुज बन रहे हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर कहता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ है मेल की झाट, 18 का अर्थ है हार्ट शॉप, और 895 का अर्थ है शॉप इज टेस्टी। इसको बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ एक दिखाई दे रहा है, और इसमें भी एक दिखाई दे रहा है। तो एक जो है एक को हटा देते हैं इसमें, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हार्ट कॉमन है, अर्थात एक का हार्ट हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं इज दिया गया है इसमें, यानी कि अब आपका यहाँ 45 बच रहा है, 5 इसमें है। इज का मतलब हो गया 5, इज को 5 से काट देते हैं। अब आपका जो बच रहा है शॉप टेस्टी, यानी शॉप का हो गया, इसका हो गया 8, और टेस्टी का हो गया 9। और इसी प्रकार ये शॉप का 8 हो जाएगा, और यहाँ शॉप का 8 हो जाएगा, और टेस्टी का 9 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है टेस्टी, और टेस्टी का जो हो जाएगा 9 बताया गया है। तो 9 आपका यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि कौन सा एक निष्कर्ष नीचे दिए गए कथन को निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कथन कहता है कि सभी कुत्ते बंदर हैं, यानी कुत्ता है और बंदर है। यहाँ कुत्ता है और सभी कुत्ते क्या हैं, बंदर हैं, और कोई बंदर बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली अलग बना दिया जाएगा। तो ये आपका निष्कर्ष जो है। अब यहाँ कहता है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। और कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो कोई बिल्ली जो है कुत्ता नहीं है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्थात
कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा। तो ये एक सारणी दी गई है, सारणी के माध्यम से जोड़ लेना है। तो सारणी को आपको जोड़ना है 7 2 9 9 4 13 13 5 18 हो गया। इसी प्रकार 8 3 11 12 12 6 18 हो गया। जोड़ना है तो 3 2 5 7 5 12 12 और 6 यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6 आपका समीकरण जो दिया गया है, इस समीकरण में 6 आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 36 नंबर। 36 नंबर कहता है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये बताना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने लड़के बैठे हैं पंक्ति में। तो एक पंक्ति ये बना ली जाती है और यहाँ एक तो पहले कह रहा है कि जो है पी आपका बाएं से, तो बाएं से 14वें स्थान पर है और उसके बाद में क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 14 आपका हो जाएगा और बीच में 4 भी बोल रहा है कि बीच में 4 लड़के बैठे हैं। तो 1 2 3 और 4 यहाँ हो जाएंगे। तो 14 में 4 आपका जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 18, यानी 14 + 4 + 1 तो कुल मिला के हो जाएगा 19। ये आपके 19 हो गए और 19 इधर हैं और फिर 7 आपके हो जाएंगे। तो 19 और +7 25 हो जाएगा और 25 आपका ऑप्शन सी में आ रहा है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की अगर बात करें तो 37 नंबर में कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में एक कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वो असत्य ही क्यों ना हो ये ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन की बात करें तो कथन में दिया गया है, ये कहता है कि बूथ पर कब्जे की घटना दिखाने के लिए रेडियो कर्मचारी तारीफ के हकदार हैं। इसमें निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष की अगर बात कर लेते हैं तो रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना है और बूथ पर कब्जे की घटना में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऑप्शन में कहता है केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, केवल सेकंड निकलता है, या ना तो फर्स्ट ना सेकंड है और तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड दोनों हैं। तो इसमें सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। फर्स्ट निष्कर्ष क्या निकलता है, ये रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना, ये सही माना गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 38 नंबर है। 38 नंबर में दिया गया है, ये कहता है दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। पेड़ है, पुस्तक है, कागज़ है, जल्दबाजी है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा क्रम पहले चलेगा। तो इस प्रकार पहले अगर देखेंगे तो पेड़ होगा पहले नंबर पे, उसके बाद पेड़ से फिर कागज़ हो गया दूसरे नंबर पर आपका, और फिर ये पुस्तक हो गया और ये आपका इस प्रकार, यानी ये तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यूँ कहें तो ये हो जाएगा आपका 13 और उसके बाद 24। 13 24 किस में दिया गया है, तो 13 और 24 जो दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा 13 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर कहता है कि तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है और गुंजन उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ एक आदमी है, अर्थात एम से इसको डिनोट करते हैं, मैन है वो। उसके बाद वो कहता है, तो ये आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा कि उसकी माँ, अर्थात इसकी माँ हो जाएगी। इसकी माँ की इकलौती बेटी ये हो गई आपकी। तो इसकी माँ की इकलौती बेटी अर्थात ये दोनों भाई बहन हो गए और ये मेरी माँ है। इस तरह कहता है कि ये मेरी माँ है, तो वो व्यक्ति यहाँ हो जाएगा। अर्थात गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो ये गुंजन हो जाता है। और गुंजन ये, अगर ये इसकी जो है इसकी बेटी है, इसकी बेटी की बेटी है और ये इसका भाई है, तो ये इसकी मामा हो जाएंगे और ये उसकी भांजी हो जाएगी। तो भांजी ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है भांजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर कहता है कि अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक को भार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
अमन ऊपर से तीसरा है, आलोक दानिश और अमन के मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं, यानी सबसे ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन है ये बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं 40 नंबर को। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है, एक क्रम बना लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अमन, रोहित, सुरेश, दानिश, आलोक भार में घटते हुए क्रम में इनको लिखा गया है। अमन ऊपर से तीसरा है, तो ऊपर से एक यहाँ लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन, यानी अमन जो है ऊपर से तीसरा है, यहाँ अमन हो जाएगा। उसके बाद आलोक दानिश और अमन के मध्य में है, तो आलोक यानी अमन हो गया, और यहाँ दानिश हो गया। दानिश और आलोक के बीच में कौन है, यानी आलोक है। दानिश और अमन के बीच में कौन है, आलोक है। तो ये चौथे पे हो जाएगा, ये पांचवें पे हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएंगे रोहित और सुरेश, ये रोहित या सुरेश हो जाएंगे, और रोहित या सुरेश इनका दोनों का क्रम डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये आपका चाहे रोहित ऊपर होगा या सुरेश ऊपर होगा, और इसमें पूछा गया सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर कौन है, तो या तो रोहित हो जाएगा और या सुरेश हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर की बात कर लेते हैं। अब 41 नंबर में आकृति दी गई है, प्रश्नाकृति, और ये आपका दर्पण लगाया गया है। दर्पण में बताना है कि आकृति कैसे बनेगी। तो ये आकृति अगर बनेगी तो इस प्रकार से यहाँ बनेगी। ये दर्पण आप देखेंगे इस तरह से, तो ये आकृति कुछ यूँ टाइप की बनेगी, अर्थात इसके विपरीत में बनेगी। तो ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, और आकृति आपकी यहाँ दिखाई पड़ेगी। यानी जो आपका आकृति देख लेते हैं कौन सा है। तो आकृति जो आपकी सी है, कुछ इस टाइप से आकृति ये बन जाएगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर कहता है कि सादृश्य पूरा करें, यानी पेच है तो पेचकस, यानी पेचकस का इस्तेमाल पेच कसने के लिए किया जाता है। तो कील का इस्तेमाल, कील में आपका हथौड़ा हो जाएगा। तो पेच को जो कसते हैं पेचकस से, कील किसे ठोका जाता है, हथौड़े से ठोका जाता है। तो ये हथौड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर में आपका कहता है, निम्नलिखित आकृति में आयत शेप को प्रदर्शित करता है, वृत्त कोरियोग्राफर को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज गोताखोरों को प्रदर्शित करता है, और वर्ग अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है। अक्षरों का कौन सा समूह है जो उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो या तो कोरियोग्राफर हैं या गोताखोर हैं। अब चलिए चित्र से समझ लेते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो आपका ये वृत्त है, ये वृत्त जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वृत्त कोरियोग्राफर है। यहाँ लिख देंगे कोरियोग्राफर है, ये कोरियोग्राफर हो जाएगा। और ये जो त्रिभुज है गोताखोर हो जाएगा। ये शेप हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा अमेरिकी हो जाएंगे, अमेरिकी। अब ये बताता है कि उन अमेरिकियों को बताना है जो या तो कोरियो ये हैं या तो ये हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो हो जाएगा, ये आपका इस कंडीशन में जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ, और ई हो जाएगा, और एच हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ई एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है 44 नंबर। 44 नंबर कहता है कि 3 अलार्म क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वो एक साथ सुबह 9 बजे बजते हैं तो वो फिर कितने बजे एक साथ बजेंगे, ये बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है, अर्थात 10 का और 15 का और 30 का, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 का 5 हो जाएगा, और ये गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, और 5 गुणे 3 15 गुणे 30 हो जाएगा। इसका जो सब पूरा एलसीएम बनेगा 5, 2 और 3, यानी 3 5 15 दूना 30, कुल मिला के 30 बन जाएगा। ये एलसीएम होगा 30। और जब ये 9 बजे बज रहा है, तो 9 बजे जब बज रहा है तो अगला 30 मिनट और जुड़ जाएगा, तो 9:30 पर बजेगा। 9:30 पर वो बेल बजेगा। तो 9:30 आपका जो है ऑप्शन ये में, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। ये कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें।
तो आकृति में सबसे पहले देखना है कि ये आपका यहाँ पर था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो अब सी बार जो आकृति आपकी बनेगी वो जो त्रिभुज इस तरह बनेगा, ये आपका यहाँ कलर होगा, ये कलर होगा। फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ पॉइंट वाला था, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब साथ साथ देखते चलते हैं, इस त्रिभुज को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ये बताएगा क्योंकि यहाँ था, यहाँ है, फिर यहाँ आया तो ये आ जाएगा। ये पॉइंट जो आपका बिंदी के रूप में था यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ ये वाला आ जाएगा। और इसी प्रकार आपका स्टार, ये कट यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ के बाद यहाँ आ गया, यहाँ, उसके बाद ये आपका कट यहाँ आ गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 45 का आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर 46 नंबर देखते हैं। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर में ये कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, ऑप्शन दिया गया है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। इसका दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें तो ये आपका बी वाला ऑप्शन है, माउंट ऑफ द डेड। ये आपका मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 47 नंबर है। हड़प्पा काल का इनमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन दिया गया है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। इसमें बताना है कि कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। तो ये दोस्तों आपका धौलावीरा जो था ये 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में ये विभाजित था। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो ये महाजनी प्रथा दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, इसका शतपथ जो है ब्राह्मण, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो वो कौन सी नदी है। तो नदी की बात करें तो वो पेन्नार नदी है जो पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। कौन सी नदी है जिसका समागम अरब सागर में है। तो ये दोस्तों नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 51। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। अर्थात यमुना नदी में कौन सी ऐसी नदी है जो नहीं मिलती है। तो ऑप्शन दिया है बेतवा, चंबल, केन और सोन। यमुना में कौन नहीं मिलती। तो सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती, सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर कहता है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। या तेज और सम्मिलित विकास है, या तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास है, या तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास है, या तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका 53 नंबर है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर है। 54 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को यहाँ भरना है कि समानता का वचन देता है। तो किसकी समानता का वचन देता है। तो ये दोस्तों हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैसियत और अवसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 आता है। 55 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का ये सुझाव प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था। ऑप्शन दिया है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एम.एन. राय। तो किसने दिया था। तो इसका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा वो एम.एन. राय हो जाएगा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो जो उप समिति थी उस अध्यक्ष का नाम की बात करें तो उनका नाम था H.C. मुखर्जी। क्या नाम था। H.C. मुखर्जी उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 आता है। 57 नंबर कहता है कि प्रतिबल का एसआई क्या है। प्रतिबल का एसआई क्या है।
तो प्रतिबल का एसआई जो मात्रक है वो पास्कल है। और 58 नंबर की बात करें तो 58 नंबर में दिया गया है दबाव का एसआई यूनिट क्या है। दबाव का एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों दबाव का जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है। पास्कल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर है। 59 की अगर बात करें तो 59 नंबर में आपका दिया गया है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, तो ये दोस्तों मैक से होता है। किससे होता है? मैक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर आता है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अवमूल्यन का क्या अर्थ है, अवमूल्यन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका देख लेते हैं। तो घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना अवमूल्यन कहलाता है, या चल पूंजी हो जाता है, या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम होता है, या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है दोस्तों वो आपका अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान होता है वो कम हो जाता है, ये इसका अवमूल्यन कहलाता है। तो सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर कहता है कि अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वो राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो ये मिजोरम राज्य बन गया है। कौन सा? मिजोरम राज्य है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 नंबर की अगर बात करें तो 62 नंबर में दिया गया है कि वर्ष 2023 की US ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का टूर्नामेंट जीता है। किसने जीता है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है कोको गफ, आइना सबालेका, या ईगा स्विस्टेक, या बेलिंडा बेकिक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कोको गफ। ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कोको गफ। चलिए 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर में दिया गया है किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो किस देश ने जीता है? तो दोस्तों स्पेन ने जीता है। स्पेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 64 नंबर। इसमें दिया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा और आदित्य बिरला। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो हो जाएगा वो रतन टाटा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका 65 नंबर है। 65 नंबर में दिया गया है यह है भारत 65 नंबर कहता है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है। या इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। तो ये कहता है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है। क्या मुंबई में बनाया गया है, कोलकाता में बनाया गया है, चेन्नई में बनाया गया है, या बेंगलुरु में बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका बेंगलुरु में बनाया गया है। बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका 66 है। 66 नंबर कहता है 66 नंबर कहता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर में दिया गया है वो व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं, क्या उसको उपयोगकर्ता कहते हैं, सूचना कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, या अभियंता कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का उपयोग व्यक्ति करता है उसको उपयोगकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपयोगकर्ता, अर्थात ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका 68 नंबर है। यह आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है। ट्रांजिस्टरों की संख्या है, कंप्यूटरों का प्रकार है, उत्पादक कंपनी है, या डायोडों की संख्या है। तो इसका सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो आपका ट्रांजिस्टरों की संख्या हो जाएगा। आईसी का जो वर्गीकरण आधार है वो ट्रांजिस्टरों की संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो दोस्तों एक निबल जो होता है ये 4 बिट के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? एक निबल बराबर 4 बिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर है। 70 नंबर कहता है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। क्या वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है, पैच कहलाता है, या सभी कहलाता है। तो इसका सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो पैच कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर पैच हो जाएगा इसका। चलिए 71 नंबर देखते हैं।
इसमें दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डेटाबेस प्रोग्राम है, एक माइक्रो प्रोसेसर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है बताना है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 नंबर कहता है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड यानी शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों जो शॉर्ट कुंजी होती है ये आपका आल्ट और टैब होता है। ALT अल्टरनेट बटन होता है और टैब साथ साथ दबाना पड़ता है। तो ये आपका अल्ट प्लस टैब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 73 नंबर। 73 नंबर कहता है कि एक सोर्स प्रोग्राम है। ऑप्शन में एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है, एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषांतर होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम मशीनी भाषा में इसका रूपांतरण होता है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर की बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पोर्शन से लिए गए हैं। तो ये कहता है 74 नंबर, कंप्यूटर हैकर क्या है। यानी कंप्यूटर हैकर है तो एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। तो हैकर तो सुरक्षा बनाए नहीं रखता। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ से दूषित इरादों से कंप्यूटर की सुरक्षा का पालन नहीं करता है और कंप्यूटर को सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति है, या कंप्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति है। तो इसका सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ या दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है वो हैकर कहलाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है 75। सफारी है एक। सफारी क्या है। तो एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वेब सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है। तो ये बताना है कि क्या है। तो सफारी दोस्तों जो है, सफारी की अगर बात करें तो ये एक वेब ब्राउज़र है। एक क्या है, वेब ब्राउज़र है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर पर चलते हैं। 76 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यानी HTTP है या TCP है या IP है या UDP है। तो इसमें कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका 77 नंबर है। 77 नंबर कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो वो शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये दोस्तों कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है। कंट्रोल दबाएंगे और साथ साथ के भी दबाएंगे। तो 78 नंबर कहता है इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऑडियो और वीडियो प्रदान करता है साथ साथ वो चैट कहलाता है, ईमेल कहलाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो चैट जो कहलाता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। आजकल ज़्यादा चर्चा में है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 79 नंबर है। इसमें दिया गया है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट कौन सा नहीं है, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, टॉप नहीं है या जस्टिफाई नहीं है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 80 यानी 80 नंबर है। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, लेबल होता है, सूचना की तालिका होती है, संबंधित रिकॉर्ड का समूह होता है, जानकारी की श्रेणी होती है। तो इसमें क्या होता है ये बताना है। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा जानकारी की श्रेणी होती है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 81 नंबर पर। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो जोश है। ये जोश किससे संबंधित है। तो जोश का मलिहाबाद दिया गया है, रघुपत सहाय फिराक कानपुर दिया है, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त लखनऊ दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। अर्थात सबके तो सब सुमेलित ऐसे होंगे नहीं, इसमें कोई सुमेलित नहीं होगा, बाकी सुमेलित होंगे। तो इस प्रकार अगर सुमेलन की दृष्टि से देखा जाए तो जोश का मलिहाबाद सही है। ये रघुपत सहाय आपका ये कानपुर ना हो करके ये आपका गोरखपुर होता है, गोरखपुर। तो गोरखपुर यह है नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बी क्या होगा, बी आपका ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। बाकी सब आपके सही हैं।
जिगर का लखनऊ मुरादाबाद है और चकवर्स लखनऊ, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर देखते हैं। अब 82 नंबर में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? क्या 1974 में की गई थी, 1978 में की गई थी, 1984 में अथवा 1990 में की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये दोस्तों जब की गई थी 1974 में की गई थी। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है? तो इसका सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर देख लेते हैं। 84 नंबर कहता है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, चंद्रप्रभा में है, किशनपुर में है, हस्तिनापुर में या रानीपुर में है? तो सबसे जो बड़ा है वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका हस्तिनापुर में है। ये ध्यान रखना, हस्तिनापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किसान समृद्धि का जो आयोग का गठन हुआ था तो मित्रों वो आपका 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 86 नंबर है। 86 नंबर कहता है कि अर्जुन बांध नहर जो है ये उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला इससे कौन कौन है? एटा है, इटावा है, गोरखपुर है और हमीरपुर है। तो इन 4 जिलों में से कौन सा जिला है जो इससे लाभान्वित है? तो ये दोस्तों आपका हमीरपुर जिला है, ये इससे लाभान्वित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? तो ये दोस्तों झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 88 है। यह है कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का है, ये ध्यान रखना है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अब आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया है? हारमोनियम वादक है, श्री राम निवास यानी श्री राम श्रीवास्तव हैं, ब्रज रास नृत्य है, मिर्जापुर बिरहा, गायकी मुबारक अली खां। तो इसमें कौन सा पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सुमेलित नहीं के क्रम में देखा जाए तो ये आपका सी वाला मिर्जापुर जो है बिरहा सुमेलित नहीं है। मिर्जापुर में कजरी गाई जाती है, बिरहा नहीं गाया जाता है, कजरी इसका हो जाएगा, तब ये सही होगा। बाकी ये आपका इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 90 नंबर में दिया गया है ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। दिए गए पुष्ट में यानी कोष्टक में ये गलत लिखा गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ दिया गया है मेला और जनपद दिया गया है। देवी पाटन का मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। इसी प्रकार दादरी का मेला लगता है बलिया में, तो दादरी का बलिया हो जाएगा और बटेश्वर का आगरा हो जाएगा। देवीपाटन बलरामपुर। काम्पी मेला फर्रुखाबाद हो जाएगा, तो काम्पी मेला आपका फर्रुखाबाद में हो जाएगा। अब ये आपका जो क्रम दिया गया है ये सूची आपका सुमेलित हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूची का मिलान तो कर लिया गया है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा क्रम बैठ रहा है। तो देवीपाटन आपका बलरामपुर में हो गया, बटेश्वर आपका आगरा में हो गया, दादरी बलिया में हो गया, काम्पी फर्रुखाबाद में हो गया। अब यहाँ ए बी सी इस तरह लिख लेंगे, ए बी सी और डी। इसमें देखिए ए का हो जाता है दूसरा, ए का हो गया दूसरा, इसी प्रकार बी का हो गया तीसरा, सी का हो गया पहला और डी का हो गया चौथा, यानी 23-14। 23-14 जो बनेगा आपका वही हो जाएगा। तो 23 और 14 का जो क्रम है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 91। 91 कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो ये दोस्तों स्थापित की गई 1995 में। 1995 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 92। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? क्या लखनऊ में किया गया,
चित्रकूट में किया गया, कानपुर में या बांदा में किया गया, तो कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों ये आपका चित्रकूट में किया गया, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 93 है। यह है अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो ये दोस्तों आपका आगरा में मंजूरी प्रदान की गई, आगरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है CSIR और NBRI लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति का क्या नाम है? तो नई प्रजाति का नाम दोस्तों है नमो 108। नमो क्या है? 108। 108 वैसे सब में जुड़ा है, लेकिन ये नमो 108 ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 95। 95 में दिया गया है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष जो है 2023-24 के लिए कुल कितनी राशि का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है? तो राशि का बजट अनुमान जो है दोस्तों ये आपका है, ये आपका 6,90,242.43 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर कहता है कि अगस्त 2023 के प्रथम चरण में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन जो है शामिल किए गए? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कितने उत्तर प्रदेश के शामिल हैं? तो ये आपका कुल 55 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? 55 शामिल हैं, ये ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। 97 नंबर कहता है, 97 की अगर बात करें तो 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। अब ये आपका कौन कौन सा संस्थान है ये देखना है। तो सबसे पहले भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ये वाराणसी में है। तो ये वाला आपका ये जो है 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ ऐसे लिख लेते हैं तो एक का जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान है, ये आपका कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। तो ये लखनऊ में हो जाएगा, यानी कि बी का आपका पहला हो जाएगा। इसी प्रकार आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर हो जाएगा, ये कानपुर यानी दूसरे पे हो जाएगा। और डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका तीसरे पे हो जाएगा, यानी 41-23 आना चाहिए। 41 और 23, 41-23 जो आपका ऑप्शन ये में दिया है, ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 नंबर आता है, ये भी सूची से मिलान करना है। तो इस पर टाइप के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, अर्थात इसमें जानकारी कम से कम 2-3 का, 2 का तो होना ही होना चाहिए। इसमें है चमड़े का सामान, तो चमड़े का सामान कानपुर, आप भी परिचित हैं, चमड़े के सामान कानपुर में है। सुरमा आपका बरेली में है, सुरमा बरेली में है। इत्र और तेल कन्नौज में है, और चिकनकारी ये लखनऊ में है। तो इसी प्रकार A, B, C और D लिखेंगे तो चमड़े का सामान कानपुर यानी कि 4 हो गया, B का 3 हो गया, और C का 1 हो गया, और D का जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यानी 43-12। 43-12 का जो क्रम है ये आपका सही उत्तर होगा, वो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, 43 और 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर। इसमें कहा गया है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के तट पर स्थित है? तो गंगा और वरुणा नदी के बीच में ये स्थित है, गंगा और वरुणा नदी, ध्यान रखना है। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। 100 नंबर में दिया गया है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने से यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है? तो कुल जो मंजूरी दी गई है कुल 31 को मंजूरी दी गई है। कुल कितने को दी गई है मंजूरी? 31 को दी गई है। ये आपका आज का 100 प्रश्न पूरा हुआ। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।